प्रतिशत बढ़ रहे हैं, बाकी दूसरे दक्षिण राज्यों में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। ये हालात किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने अभी सुना हमारे दूसरे कोलीग से भी, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। पहली तो ये कि जब भी आप ये सोचते हैं कि हमने इस पे काफी हद तक काबू पा लिया है और अब सोशल नॉर्म्स को रिलैक्स कर देना चाहिए और लोगों की मिक्सिंग जो है वो अलाउ कर देनी चाहिए, उस वक्त ये देखा गया है कि मामले बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे इंग्लैंड में आपने देखा कि फुटबॉल के गेम्स हुए तो लोग इकट्ठे हो गए। सो इसी तरह से सोशल फंक्शन या दूसरी जगहों पे लोगों को अगर खोल दिया, मॉल्स को, मार्केट्स को, और लोगों ने अपने बिहेवियर को ठीक से नहीं रखा, प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो डेफिनेटली मामले बढ़ेंगे। दूसरा जो सोसाइटी रिलेटेड फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत लोगों में हो चुकी है, और जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको भी कोई गारंटी नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वैक्सीनेटेड आदमी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि इन्फेक्शन हो गया लेकिन उसका कोई सिम्टम नहीं आया और आपको मालूम नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन वायरस का कैरियर है। दूसरा, इन्फेक्शन हो गया और सिम्टम आया जो कि वैक्सीनेटेड आदमी को काफी हल्का होता है। और तीसरा होता है क्रिटिकल इलनेस। और क्रिटिकल इलनेस का जहां तक सवाल है, वो वायरस कम, वैक्सीन बहुत कम चांस करती है उसका क्रिटिकल इलनेस होने का और बचाव करती है। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गया और नॉर्म्स रिलैक्स हो गए, मिक्सिंग शुरू हो गई, लोग एक दूसरे से मिल गए, तो बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अभी वल्नरेबल है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुई। सो उनको ट्रांसमिट होने का खतरा है। दूसरा, जिनको ट्रांसमिशन डॉक्टर सेठी, मैं आपके पास लौट रही हूँ सर, आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो इस वक्त फ्रीज हो गया है। डॉक्टर डी के गर्ग भी हमारे साथ है। डॉक्टर डी के गर्ग, पहले महाराष्ट्र में लगातार मामले बने हुए थे, केरल में फिर बढ़े, अब तो लगातार बाकी राज्यों में भी बढ़ रहे हैं मामले। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसा कि मेरे कलीग्स ने बताया कि मामले हमारे यहाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आज केरला में 20,700 केसेस आए हैं और उसकी जैसे लगातार 5वें दिन भी मामला 20,000 से ऊपर आंकड़ा चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल केसेस भी अब इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, 40,000 से ज्यादा चल रहे हैं, 5वें दिन भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल हमारे सभी राज्यों में, जैसे कि हम राजस्थान का देखें और बाकी देखें, सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बाकी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएं अपन, उधर वेस्ट में जाएं या फिर अपन साउथ में जाएं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, बाकी स्टेट्स हैं, उनमें मामले डेली बढ़ रहे हैं। तो संभावना लग रही है तीसरी जो लहर आने की। इवन इनफैक्ट देखें तो केरला में तो 3rd वेव आ ही चुकी है, तो बाकी जगह भी संभावना लग रही है कि 3rd वेव जल्दी से आ जाएगी। तो इसके लिए जो, जैसा कि मेरे सब कलीग्स ने बताया कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि वैक्सीन एक सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जिसके रोकने के लिए। तो वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है ओवरऑल इंडिया में 7.2%, तो दोनों वैक्सीन सबको लग चुकी है। बाकी अबाउट 49 करोड़ पीपल्स को मतलब फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो अगर हम वैक्सीन की स्पीड अप कर देंगे वैक्सीन लगाने की, तो संभावना है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस का, म्यूटेशंस होता है, वो रुक जाएगा। तो अपन किसी हद तक हम इसको रोक पाएंगे। बाकी की जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि सर मैं उस पे लौटूंगी, लेकिन ये हालात कितने चिंताजनक हैं और ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं? डॉक्टर डी के गर्ग ये कह रहे हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, के ये 3rd वेव है। 3rd वेव है क्या? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये तीसरी लहर है या नहीं, और मेरा मानना ऐसा है कि अभी भी हम इन लहरों को रोक सकते हैं आने के लिए, अगर हम देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि स्वाभाविक तौर से इन्फेक्शन होने के बाद भी एंटीबॉडीज शरीर में कम हो रही है और वैक्सीन के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी लेवल कम हो रहा है। इसलिए सरकार को एक तरफ जहां टीकाकरण के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, वहीं साथ में सर्वेलांस को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगता है नए वेरिएंट की भी जानकारी लेने में, ये पता लगाने में कि ये वेरिएंट ऑलरेडी इतना फैल चुका है। तो तेजी से सरकार को इन चीजों के ऊपर भी काम करना होगा। और वहीं जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, देखिए अभी 44 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। तो इन जगहों पर मुझे लगता है और ज्यादा मुस्तैदी से और ज्यादा घेराव करने की जरूरत है, ताकि यहाँ से संक्रमण और तेजी से बाकी एरियाज में ना फैले। देखिए, इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है और भारत में हम इस लहर से गुजर चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट भारत से गुजर के जा चुका है, लेकिन क्योंकि अभी ऐसी
काफी ज्यादा जनसंख्या है भारत की जिसको कि ना नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना वैक्सीन पहुंची है। इस वजह से हम ये सर्जेस देखते हैं और इस वजह से हम कई और प्रदेशों में भी इस वैल्यू को बढ़ते हुए देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हम ये टीकाकरण लोगों तक पहुंचाएं और संक्रमण को रोकने के सारे प्रयास करें, जिसमें लोगों का भी सहयोग बहुत ज्यादा चाहिए होगा। देखिए लोग ये सोच रहे हैं कि हिल स्टेशन शायद 6 महीने बाद कहीं गायब हो जाएंगे या हम जो रिट्रीट सेंटर्स हैं हमारे वो खो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमें भी संयम रखने की जरूरत है कि हम बच्चों को मॉल नहीं लेके जाएं, हम बच्चों को पिक्चर्स दिखाने के लिए नहीं लेके जाएं, हम बेवजह घर से बाहर नहीं निकले और जो हमारे एंटरटेनमेंट के तरीके हैं उन पर इस वक्त हमें लगाम लगाने की जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा केवल तभी निकले जो हमारी जीविका से जुड़ा है या जो हमारी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। तो अभी भी हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम वो कंस्ट्रेन रखें। वही सरकार के लिए भी जरूरी है कि पैन इंडिया पॉलिसी की बजाय हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिसी लेकर के आए, स्टेट वाइज पॉलिसी का इस्तेमाल करें। और अब देखिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैं जरूर ये सोचती हूँ कि अब उनको भी बूस्टर डोज लगाने की तरफ सरकार को एक जो है ट्रायल करके देखना चाहिए कि क्या एंटीबॉडी लेवल जनवरी में जहां हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई थी वैक्सीन, उनके क्या अभी भी सफिशिएंट लेवल हैं। क्या ये तीसरी लहर या आने वाली लहर आती है तो हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को समय से पहले बूस्टर डोज लगा के क्या सुरक्षित करें, क्योंकि अब बूस्टर डोज को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा बाकी देशों में होने लगी और कुछ देशों ने बूस्टर डोज का इस्तेमाल भी शुरू किया है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जहां उन्हें लग रहा है कि इम्यूनिटी लोगों की ज्यादा जल्दी कम हुई होगी, उन सभी जगहों पर बूस्टर डोज देने की बात हो रही। तो ये स्ट्रैटेजी को कुछ चेंज करने की जरूरत जरूर होगी और उसको और ज्यादा पैना मतलब ये क्या खतरे की घंटी है? ठीक है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर स्वाति ने कही, वो ये कह रही है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है उनकी भी एंटीबॉडीज अब लेवल घट रहा है और जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनका भी कम हो रहा है। ये हालात क्या इशारा कर रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है, संभल जाना चाहिए? डॉक्टर समीर भाटी। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर स्वाति ने बताया, डेफिनेटली एंटीबॉडीज तो क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगना शुरू हुआ था, तो एंटीबॉडीज तो डेफिनेटली डिक्लाइन होगी और बूस्टर डोज की बात चल रही है, बिल्कुल राइट है। बट एक चीज यहाँ पर एड ऑन